हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सारा गुप्ता एंड वेलकम बैक टू परचिम। आज हम चैप्टर 30 गवर्नर पे बेस्ड एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे। सो विदाउट एनी फर्दर डिले स्टार्ट करते हैं हम आज के लेक्चर को। सबसे पहले देखते हैं अपना प्रीवियस डे क्वेश्चन क्या था। इन इंडिया सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव इज इंजॉइंड बाय, यानी कि भारत में न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करने का आदेश किसके द्वारा दिया जाता है। ऑप्शन ए प्रीएम्बल, ऑप्शन बी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ऑप्शन सी 7th शेड्यूल, ऑप्शन डी कन्वेंशनल प्रैक्टिस। ये एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी था और इसका सही आंसर है ऑप्शन बी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के अंतर्गत आर्टिकल 50 में ये क्लियरली लिखा हुआ है कि इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू सेपरेट जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव। ठीक है, और ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। अब हम स्टार्ट करते हैं अपने आज के क्वेश्चंस के साथ। एंड पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द मिनिमम एज फॉर बीइंग एलिजिबल टू बी द गवर्नर, यानी कि किसी भी पार्टिकुलर इंडिविजुअल को राज्यपाल बनाना है तो उसकी न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। ऑप्शन ए 25, ऑप्शन बी 30, ऑप्शन सी 35, ऑप्शन डी 40। सो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 35। आर्टिकल 157 में गवर्नर की दो क्वालिफिकेशंस के बारे में लिखा गया है। पहला कि उसकी मिनिमम एज 35 होनी चाहिए, दूसरा कि उसे भारत का नागरिक होना चाहिए। बट एज फार एज प्रेसिडेंट इज कंसर्न तो उनके रिगार्ड्स में चार क्वालिफिकेशंस हैं। पहली 35 तो मिनिमम एज होनी चाहिए, सिटीजन भी होने चाहिए, बट इसके साथ साथ ही शुड नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, ही शुड बी क्वालिफाइड टू बी अ मेंबर ऑफ लोकसभा। ठीक है, एंड अगर वाइस प्रेसिडेंट की बात करें तो उनके लिए क्या नेमोनिक है 35 ROC 35 मिनिमम एज उनकी। आर मतलब राज्यसभा के लिए उनको क्वालिफाई करना चाहिए, ओ मतलब ऑफिस ऑफ प्रॉफिट किसी तरह का होल्ड नहीं करना चाहिए, सी मतलब ही शुड बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया। ठीक, इस तरीके से खत्म होता है हमारा आज का पहला क्वेश्चन। सेकंड, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट गवर्नर। पहला, शी और ही इज द नॉमिनल एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ अ पार्टिकुलर स्टेट, यानी कि वह किसी विशेष राज्य का नाम मात्र का कार्यकारी प्रमुख होती है। सेकंड, शी और ही इज इनडायरेक्टली इलेक्टेड बाय पीपल, यानी कि वह अप्रत्यक्ष रूप से लोगों द्वारा चुनी जाती है। ठीक है, अब विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। ऑप्शन ए 1 ओनली, ऑप्शन बी 2 ओनली, ऑप्शन सी बोथ 1 and 2, ऑप्शन डी नीदर 1 नॉट 2। सो इसका सही आंसर क्या है, ऑप्शन ए 1 ओनली, क्योंकि गवर्नर विथ नो डाउट नॉमिनल एग्जीक्यूटिव हेड होता है पार्टिकुलर स्टेट का, और रियल एग्जीक्यूटिव हेड कौन होता है, चीफ मिनिस्टर। एंड सेकेंड स्टेटमेंट हमारा गलत है, क्योंकि गवर्नर को किसी भी तरीके से इलेक्ट नहीं किया जाता, ना डायरेक्टली ना इनडायरेक्टली। गवर्नर को तो अपॉइंट किया जाता है, और कौन अपॉइंट करता है, प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। एंड ये जो अपॉइंटमेंट है गवर्नर की, इस चीज के बारे में किस आर्टिकल में लिखा हुआ है, आर्टिकल 155 में। Third, which one of the following suggested that governor should be an eminent person from outside the state and should be a detached figure without intense political link? यानी कि यहाँ चार कमिटीज का नाम है, चार कमीशंस का नाम है, उनमें से किसने ये सुझाव दिया था कि राज्यपाल को राज्य के बाहर से एक प्रतिष्ठित व्यक्ति होना चाहिए और बिना गहन राजनीतिक संबंधों के एक अलग व्यक्ति होना चाहिए। ऑप्शन ए फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन, ऑप्शन बी राजा मन्नार कमेटी, ऑप्शन सी सरकारिया कमीशन, ऑप्शन डी एनसीआरडब्ल्यूसी। एनसीआरडब्ल्यूसी क्या है, नेशनल कमीशन टू रिव्यू द वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी सरकारिया कमीशन। सरकारिया कमीशन एक सेंट्रल स्टेट रिलेशंस पे कमेटी थी, ठीक है, जो मोरारजी देसाई के टाइम पे बनाई गई थी। एंड जहां तक बात है एनसीआरडब्ल्यूसी की, तो एनसीआरडब्ल्यूसी ने भी ऐसे रिकमेंडेशंस किए थे, लेकिन सबसे पहली बार किसने किया था, सरकारिया कमीशन ने। एंड फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन की बात करें तो उसने कुछ भी ऐसे रिकमेंडेशन नहीं किए थे, एंड राजा मन्नार कमेटी ने भी कोई ऐसा रिकमेंडेशन नहीं किया था। फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन 1966 में बनाई गई थी बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, और चेयरमैनशिप किसकी थी, मोरारजी देसाई की। राजा मन्नार कमेटी कब बनाई गई थी, 1969 में। किसने बनाई थी, तमिलनाडु गवर्नमेंट ने, और चेयरमैनशिप किसकी थी, पीवी राजा मन्नार की। सरकारिया कमीशन 1983 में बनाई गई, सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाई, किसके चेयरमैनशिप के अंदर, RS सरकारिया की। एनसीआरडब्ल्यूसी 2000 में बनाई गई, सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाई, किसके चेयरमैनशिप के अंदर, एम वेंकटाचल्या के चेयरमैनशिप के अंदर। एंड एम वेंकटाचल्या जो थे वो फॉर्मर जस्टिस ऑफ इंडिया भी रह चुके हैं। सरकारिया कमीशन,
सरकारिया कमीशन एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कमीशन थी। इसने करीब 247 रिकमेंडेशन दिए। उनमें से हमने कुछ रिकमेंडेशंस को हाईलाइट करके आपके सामने रखा है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला कि एक परमानेंट इंटरस्टेट काउंसिल बनाई जानी चाहिए और इस रिकमेंडेशन को माना भी गया था। दूसरा, द इंस्टीट्यूशन ऑफ ऑल इंडिया सर्विसेज शुड बी स्ट्रेंथन। इससे पहले जो कमेटी आती थी वो ज्यादातर ये कहती थी कि ऑल इंडिया सर्विसेज खराब हैं, उसको डिसबैंड करना चाहिए, बट सरकारिया कमीशन ने कहा कि ऑल इंडिया सर्विसेज को और ज्यादा मजबूत करना चाहिए। तीसरा, नो चेंज इन द रोल ऑफ राज्यसभा एंड सेंटर्स पावर टू रीऑर्गेनाइज द स्टेट्स। मतलब कि राज्यसभा का जो रोल है, जो पावर्स हैं, उसमें किसी तरह का चेंज लाने की जरूरत नहीं है। एंड सेंटर की जो पावर है रीऑर्गेनाइज करने की स्टेट्स को अंडर आर्टिकल 3, अंडर आर्टिकल 4, उनमें भी कोई चेंजेस लाने की जरूरत नहीं है। चौथा, द सेंटर शुड हैव पावर टू डिप्लॉय द आर्म फोर्सेस इवन विदाउट द कंसेंट ऑफ स्टेट्स। सो किसी भी स्टेट में, किसी भी जगह में हम आर्म फोर्सेस को डिप्लॉय कर सकते हैं, हम मतलब सेंटर, विदाउट द कंसेंट ऑफ स्टेट्स। लेकिन स्टेट्स की परमिशन उनको थोड़ा बहुत कंसल्ट कर लेना चाहिए, ये सरकारिया कमीशन ने कहा था। और भी कई सारी रिकमेंडेशन है जिसके बारे में आपने बुक्स में पढ़ा होगा, बट ये जो है 4 बहुत इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशंस थी। फोर्थ, the idea of appointment of state governor by the center has been taken from which country? यानी कि केंद्र द्वारा राज्यों के राज्यपालों की नियुक्ति का विचार किस देश से लिया गया है? ऑप्शन ए यूएसए, ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन सी कनाडा, ऑप्शन डी ब्रिटेन। इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी कनाडा। अब जब हम गवर्नर को सेंटर अपॉइंट करता है तो इसका मतलब है कि जो सेंटर है वो बहुत स्ट्रांग है एंड इट इज वन ऑफ द यूनिटरी फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब नोट करने वाली बात यह है कि ऑफिस ऑफ गवर्नर यानी कि गवर्नर जैसा कुछ होगा वो आइडिया लिया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से, बट जो गवर्नर है उसको सेंटर अपॉइंट करेगा, इस कॉन्सेप्ट को कहां से लिया गया है? कनाडा से। सो ये डिफरेंस है और ये आपको माइंड करने की जरूरत है। फिफ्थ, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला, द oath of office of governor is administered by the president. Second, governor submits resignation letter to the president. अब कौन सा स्टेटमेंट यहाँ सही है? ऑप्शन ए 1 ओनली, ऑप्शन बी 2 ओनली, ऑप्शन सी बोथ 1 and 2, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन बी 2 ओनली। पहला स्टेटमेंट हमारा गलत है क्योंकि जो ओथ होती है गवर्नर की ऑफिस की वो प्रेसिडेंट एडमिनिस्टर नहीं करते, वो कौन एडमिनिस्टर करता है? चीफ जस्टिस ऑफ कंसर्न स्टेट हाई कोर्ट। फॉर एग्जांपल अगर मध्य प्रदेश का कोई गवर्नर होगा तो उसकी ओथ को कौन एडमिनिस्टर करेगा? एमपी हाई कोर्ट का जो चीफ जस्टिस होगा वो एडमिनिस्टर करवाएंगे। ठीक, और सेकंड स्टेटमेंट हमारा बिल्कुल सही है क्योंकि गवर्नर जो है रेजिग्नेशन लेटर किसको देता है? प्रेसिडेंट को। सिक्स्थ, which of the following article deals with the pardoning powers of governor? So कौन सा आर्टिकल जो है राज्यपाल की क्षमादान शक्तियों के बारे में बात करता है? आर्टिकल 72, आर्टिकल 123, आर्टिकल 161, आर्टिकल 123। सो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, आर्टिकल 161। ठीक, जहां तक बात है आर्टिकल 72 की तो वो डील करता है पार्डनिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट से। आर्टिकल 123 डील करता है ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट। आर्टिकल 161 पार्डनिंग पावर, ये तो डिस्कस कर ही लिया हमने। और आर्टिकल 213 ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर ऑफ गवर्नर। अब याद कैसे रखें? देखो 72 और 161 के लिए तो कोई ट्रिक नहीं है, वो तो आपको याद रखना ही पड़ेगा, बट ऑर्डिनेंस वाली के लिए हमारे पास एक ट्रिक है। सो 123 जो है वो किससे डील करता है? प्रेसिडेंट की ऑर्डिनेंस पावर से। एंड 213 जो है वो डील करता है गवर्नर की ऑर्डिनेंस पावर से। सो 1 2 3, ये जो 2 है उसको आप आगे कर दो तो 213 हो जाएगा और यही हो जाएगी गवर्नर की। सो इस तरीके से आप याद रख सकते हो, आप केवल प्रेसिडेंट का याद रख लो, ऑटोमेटिकली गवर्नर का याद हो जाएगा। सेवेंथ, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ये 2017 का यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। पहला, गवर्नर मेक्स अ कस्टमरी एड्रेस टू द मेंबर्स ऑफ द हाउस एट द कमेंसमेंट ऑफ द फर्स्ट सेशन ऑफ द ईयर। यानी कि जो राज्यपाल होते हैं वो वर्ष के पहले सत्र के प्रारंभ में सदन के सदस्यों को एक प्रथागत संबोधन देते हैं। ऑप्शन मतलब स्टेटमेंट 2, व्हेन अ स्टेट लेजिस्लेचर डज नॉट हैव अ रूल ऑन अ पार्टिकुलर मैटर इट फॉलोज लोकसभा रूल्स ऑन दैट मैटर। यानी कि किसी एक पार्टिकुलर मैटर में स्टेट लेजिस्लेचर के पास कोई रूल नहीं है, कोई लॉ नहीं है, तो वो किस रूल्स को फॉलो करेंगे?
तो यहाँ लिखा है कि वो लोकसभा के रूल्स को फॉलो करेंगे। अब ये स्टेटमेंट सही है कि नहीं ये आपको बताना है। 4 ऑप्शन है, ऑप्शन ए 1 ओनली, ऑप्शन बी 2 ओनली, ऑप्शन सी बोथ 1 एंड 2, ऑप्शन डी नीदर 1 नॉट 2। सो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी बोथ 1 एंड 2, क्योंकि दोनों के दोनों स्टेटमेंट हमारे सही हैं। गवर्नर कस्टमरी एड्रेस करता है पहले सेशन को, सही बात है, और दूसरा भी सही है क्योंकि जब स्टेट लेजिस्लेचर के पास कोई लॉ नहीं होता, कोई रूल नहीं होता किसी एक पार्टिकुलर मैटर में, तो वो लोकसभा के रूल को फॉलो करते हैं। 8th, all doubts and disputes in connection with election of the governor are inquired into and decided by, यानी कि जो राज्यपाल होता है उसके चुनाव के संबंध में सभी शंकाओं और विवादों की जांच निर्णय किसके द्वारा किया जाता है। यहाँ आप थोड़ा प्लीज आईक्यू लगाना, ठीक है। ऑप्शन ए प्राइम मिनिस्टर, ऑप्शन बी इलेक्शन कमीशन, ऑप्शन सी सुप्रीम कोर्ट, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। सो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। क्यों? क्योंकि भैया गवर्नर का तो इलेक्शन ही नहीं होता, तो उसके इलेक्शन के डाउट्स एंड डिस्प्यूट्स की तो बात ही नहीं आती, क्योंकि इलेक्शन तो डाउट एंड डिस्प्यूट तो तब होंगे ना जब इलेक्शन होगा। इलेक्शन तो हो ही नहीं रहा। गवर्नर को तो अपॉइंट करता है प्रेसिडेंट अंडर आर्टिकल 155 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, समझे। सो यहाँ आप थोड़ा सा लॉजिक लगा लो, थोड़ा सा आईक्यू लगा लो, आराम से इजिली क्लियर हो जाएगा ये क्वेश्चन। 9th, who can make advances out of the contingency fund of center to meet any unforeseen expenditure, यानी कि किसी भी अप्रत्याशित व्यय को पूरा करने के लिए जो केंद्र की आकस्मिक निधि होती है उससे कौन यूज कर सकता है, उससे कौन फंड निकाल सकता है। यहां हम बात कर रहे हैं सेंटर के कंटिजेंसी फंड की। ऑप्शन ए प्रेसिडेंट, ऑप्शन बी प्राइम मिनिस्टर, ऑप्शन सी गवर्नर, ऑप्शन डी चीफ मिनिस्टर। सो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए प्रेसिडेंट। कुछ बच्चों ने जो अच्छे से क्वेश्चंस को नहीं पढ़ा होगा उन्होंने गवर्नर डिसाइड किया होगा आंसर, क्योंकि उन्हें लग रहा होगा कि गवर्नर पे बेस्ड एमसीक्यूज चल रहे हैं तो गवर्नर ही आंसर होगा, लेकिन नहीं, आपको कीवर्ड देखना है। यहाँ बात हो रही थी कंटिजेंसी फंड ऑफ सेंटर की, सो आंसर होगा ऑप्शन ए प्रेसिडेंट। एंड जहां तक बात है कंटिजेंसी फंड की, भले ही वो सेंटर के हो भले ही वो स्टेट के हो, इन दोनों के बारे में बात एक ही आर्टिकल में की गई है, वो है आर्टिकल 267। 10th, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। दो स्टेटमेंट है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, 2018 में पूछा गया है। पहला, नो क्रिमिनल प्रोसीडिंग शैल बी इंस्टीट्यूटेड अगेंस्ट द गवर्नर ऑफ स्टेट इन एनी कोर्ट ड्यूरिंग हिज टर्म ऑफ ऑफिस, यानी कि अगर कोई राज्य का राज्यपाल है तो उसके खिलाफ उसके कार्यकाल के दौरान किसी भी अदालत में कोई आपराधिक कार्यवाही नहीं की जाएगी। दूसरा, the emoluments and allowances of the governor of state shall not be diminished, यानी जो उनकी सैलरी होती है, जो भी उन्हें फैसिलिटीज मिल रहे हैं, जो भी उन्हें भत्ता मिल रहा है, वो सारी चीजों को उनके कार्यकाल के दौरान कम नहीं किया जा सकता। अब हमें बताना है करेक्ट क्या है। ऑप्शन ए 1 ओनली, ऑप्शन बी 2 ओनली, ऑप्शन सी बोथ 1 एंड 2, ऑप्शन डी नीदर 1 नॉट 2। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी बोथ 1 एंड 2 ओनली, क्योंकि दोनों के दोनों स्टेटमेंट हमारे सही हैं। पहला स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है क्योंकि गवर्नर के खिलाफ किस तरह की क्रिमिनल प्रोसीडिंग इनिशिएट नहीं की जा सकती, ये चीज लिखी है आर्टिकल 361 क्लॉज 2 में। दूसरा स्टेटमेंट भी हमारा सही है, आर्टिकल 158 क्लॉज 4 में क्लियरली लिखा है कि गवर्नर की सैलरी एंड अलाउंसेस को कम नहीं किया जा सकता ड्यूरिंग हिज टर्म ऑफ ऑफिस। 11th, choose the correct pair. On one side we have Article 14, Article 161, Article 213 and Article 155. On the other side we have appointment of governor, right to equality, pardoning power of governor and ordinance making power of governor. So सही पेयर क्या है वो आपको डिसाइड करना है। You have 10 seconds and अच्छे से क्वेश्चन को देखो एंड सही आंसर कंक्लूड करो। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। क्यों? क्योंकि जो आर्टिकल 1 है, आर्टिकल 14 है, वो डील करता है राइट टू इक्वालिटी से, सो 1 का बी। आर्टिकल 161 है, अभी अभी पढ़ा था, वो डील करता है पार्डनिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट से। आर्टिकल 213 वो भी अभी पढ़ा था यार, वो डील करता है ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर ऑफ गवर्नर से। एंड आर्टिकल 155 वो भी अभी अभी पढ़ा था यार, सारी की सारी चीजें हमने पढ़ी हुई हैं। सो इसका आंसर तो आपसे बनता ही होगा ना। आर्टिकल 155 कहाँ है? अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर। सो ऑप्शन बी 1 का बी, 2 का सी, 3 का डी, 4 का ये हमारा सही होगा। 12th, which of the following are the discretionary powers given to the governor of state? 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है। सो इनमें से कौन सी पावर्स जो है गवर्नर की डिस्क्रिशनरी पावर ऐसी पावर
जिसको यूज करने के लिए उसे किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, उसे जो स्टेट कैबिनेट है उसकी परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। पहला, सेंडिंग अ रिपोर्ट टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया फॉर इम्पोजिंग द प्रेसिडेंट रूल। सेकंड, अपॉइंटिंग द मिनिस्टर। थर्ड, रिजर्विंग सर्टेन बिल्स पास बाय द स्टेट लेजिस्लेचर फॉर कंसिडरेशन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। फोर्थ, मेकिंग द रूल्स टू कंडक्ट द बिजनेस ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। सो इसका करेक्ट आंसर क्या है? चार स्टेटमेंट्स हैं आपके पास। सो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 1 एंड 3 ओनली। पहला हमारा सही है, वो एक डिस्क्रिशनरी पावर है, क्योंकि अगर गवर्नर को ऐसा लगता है कि स्टेट में चीजें सही तरीके से नहीं चल रही और स्टेट में प्रेसिडेंट रूल इंपोज करने की जरूरत है, तो वो चीफ मिनिस्टर या कैबिनेट से पूछने थोड़ी ना जाएगा। चीफ मिनिस्टर और कैबिनेट तो कभी भी नहीं बोलेंगे कि प्रेसिडेंट रूल लगाओ, ठीक है? तो ये चीज वो अपने मन से करेगा, वो इसकी डिस्क्रिशनरी पावर है। तो 1 हमारा सही है। अपॉइंटिंग द मिनिस्टर गलत है, क्योंकि जो गवर्नर है मिनिस्टर को तभी अपॉइंट करेगा जब चीफ मिनिस्टर रिकमेंड करे। तीसरा, हमारा डिस्क्रिशनरी पावर है, क्योंकि अगर गवर्नर को ऐसा लगता है कि स्टेट लेजिस्लेचर द्वारा पारित किया गया कोई बिल प्रेसिडेंट के कंसिडरेशन की, प्रेसिडेंट को कंसिडर करना चाहिए, तो वो रिजर्व कर सकता है उन बिल्स को, ठीक है? और चौथा, वो हमारा डिस्क्रिशनरी पावर्स नहीं है, क्योंकि जो भी रूल्स होंगे कंडक्ट ऑफ द बिजनेस के वो सारी रूल्स जो है वो चीफ मिनिस्टर या फिर आई वुड से कैबिनेट जैसा जैसा कहेगा उसके अकॉर्डिंग रूल्स बनाएंगे गवर्नर साहब। 13th, choose the correct pair. On one side we have pardon, commutation, remission. On the other side we have reducing the period of sentence, substitution of punishment, completely absolve the convict. So आपको सही आंसर फाउंड आउट करना है। So इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। क्यों? क्योंकि पार्डन मतलब होता है कंप्लीटली किसी भी कन्विक्ट को एब्सॉल्व कर देना, बरी कर देना। कॉम्यूटेशन मतलब होता है कि अगर किसी तरह की पनिशमेंट दी गई है तो उसकी जगह कोई और पनिशमेंट दे दो, सब्स्टिट्यूट कर देना यानी कि पनिशमेंट को। सो 2 का बी। और रेमिशन मतलब कि जो सेंटेंस है, जो भी सेंटेंस, जो भी सजा दी गई थी उसकी पीरियड को कम कर देने को। फॉर एग्जांपल अगर कोर्ट ने दिया है 10 साल की सजा, 10 साल की रेगुलर इम्प्रिजनमेंट, तो उसको 5 साल की कर दो, तो ये कहलाएगी रेमिशन। सो ऑप्शन ए 1 का सी, 2 का बी, 3 का ये हमारा सही होगा। 14th क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला, गवर्नर कैन पार्डन एनी काइंड ऑफ डेथ सेंटेंस। सो गवर्नर जो है, राज्यपाल जो है, वो डेथ सेंटेंस को पार्डन कर सकते हैं। सेकंड, गवर्नर इज कंसल्टेड बाय द प्रेसिडेंट व्हाइल अपॉइंटिंग द जजेस ऑफ कंसर्न स्टेट हाई कोर्ट। यानी कि जब भी प्रेसिडेंट जो है हाई कोर्ट के जजेस को अपॉइंट कर रहे होते हैं तो वो गवर्नर को कंसल्ट करते हैं, वो गवर्नमेंट से परामर्श करते हैं। अब कौन सा स्टेटमेंट यहाँ सही है? ऑप्शन ए 1 ओनली, ऑप्शन बी 2 ओनली, ऑप्शन सी बोथ 1 and 2, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। सो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 2 ओनली। पहला स्टेटमेंट हमारा पूरी तरीके से गलत है, क्योंकि गवर्नर जो है पहली बात तो किसी तरीके डेथ सेंटेंस को पार्डन ही नहीं कर सकते, है ना? सो डेथ सेंटेंस को पार्डन करने की शक्ति, उसको क्षमा करने की शक्ति केवल और केवल किसके पास है? अपने प्रेसिडेंट के पास। और दूसरा स्टेटमेंट हमारा सही है, प्रेसिडेंट कंसल्ट करते हैं गवर्नर को, और जब कभी उनको अपॉइंटमेंट करना होता है जजेस का हाई कोर्ट में। अब ये चीजें क्लियरली यहाँ लिख दी गई हैं कि गवर्नर जो है डेथ सेंटेंस को पार्डन नहीं कर सकते, केवल और केवल गवर्नमेंट ऐसे लोगों को पार्डन कर सकते हैं who are convicted of offense against the state law and not central law। यानी कि अगर सेंट्रल के किसी कानून में उन इंसानों को, उन इंडिविजुअल्स को पकड़ा गया है, तो उन ऐसे केसेस में गवर्नर पार्डन नहीं कर सकते। और तीसरी चीज की नो पार्डनिंग पावर्स विथ रिगार्ड टू सेंटेंस ऑफ कोर्ट मार्शल। सो जहां तक कोर्ट मार्शल द्वारा दी गई सेंटेंस की बात है तो वहां गवर्नर किसी तरह का क्षमादान नहीं कर सकते। ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। 15th, who appoints the Advocate General of State? ऑप्शन ए प्रेसिडेंट, ऑप्शन बी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ऑप्शन सी गवर्नर, ऑप्शन डी चीफ मिनिस्टर। सो इसका आंसर क्या है वो आपको कमेंट करके हमें बताना है। बहुत इजी आंसर है, बहुत इजी क्वेश्चन है। सो डू कमेंट द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इन आवर कमेंट बॉक्स। सो इस तरीके से खत्म होते हैं हमारे आज का सेशन, एंड मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 31 चीफ मिनिस्टर, चैप्टर 32 स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर पे बेस्ड एमसीक्यूज को। सो डू प्रिपेयर दीज 2 चैप्टर्स रिगोरसली, एंड मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय बाय एंड थैंक यू।
एंड अपनी तबीयत का ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलो बाय बाय, थैंक यू।